अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के टॉपिक को डिटेल के साथ मल्टी डायमेंशन एस्पेक्ट के ज़रिए स्टडी करेंगे। हम इस वीडियो में सबसे पहले डेमोक्रेसी के इंट्रो और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द कंसेप्चुअल लैंडस्केप एंड टोपोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें मेनली हम डेमोक्रेसी के जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि इस वक्त दुनिया में कौन सी टाइप प्रिवेलिंग टाइप मौजूद है डेमोक्रेसी की, चाहे वो प्योर डेमोक्रेसी है या वो अनप्योर डेमोक्रेसी है, हम सभी को स्टडी करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जिसमें देखेंगे कि डेमोक्रेसी के ओवरऑल फेज़ में जो 9 डिस्टिंक्ट फेज़ हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें डेमोक्रेसी या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है या वो बहुत ज़्यादा उसमें जो रिवर्स इम्पैक्ट आया है और इसमें टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द पॉइंट्स आर द एम्पिरिकल स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के वो कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा हम डेमोक्रेसी को के जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं उनको स्टडी करेंगे और हम इसके साथ देखेंगे कि डेमोक्रेसी के ऊपर कौन सी क्रिटिसिज्म आवाम की तरफ से या डिफरेंट फिलासफर की तरफ से की जाती है। देन हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का सिस्टम और इसके अल्टरनेटिव जो सिस्टम है जो इस वक्त दुनिया में राइज हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी वगैरह को स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द फ्यूचर सिनेरियोज एंड कॉन्क्रीट रिफॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल और जनरल पर्सपेक्टिव होगा डेमोक्रेसी का। इनको स्टडी करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे पाकिस्तान के रिलेटेड डेमोक्रेसी को, और हम स्टडी करेंगे कि हाउ डेमोक्रेसी इज अंडरस्टूड एंड क्लासिफाइड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या मतलब है और हम इसको पाकिस्तान में किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। देन हम डेमोक्रेसी की हिस्टोरिकल जर्नी को स्टडी करेंगे पाकिस्तान के अंदर, जो कि मेनली 1947 से लेकर 2025 तक है इस लेक्चर में। देन डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेसी के कौन से एस्पेक्ट हैं जो आज भी वर्क करते हैं, इट मीन्स के जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ इन पाकिस्तान, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू द डेमोक्रेसी, और हम देखेंगे कि वाई पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू बिकम ए फुल डेमोक्रेसी, कौन से हर्डल्स हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान एक जो फुल डेमोक्रेसी अभी तक नहीं बन सका। फिर हम सिस्टम देखेंगे कि पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज़ का कि डिफरेंट फैक्टर के ज़रिए हम डिफाइन करेंगे कि कौन से प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के और कौन से प्लस पॉइंट हैं इसके नेबर्स के। हम डिफरेंट इंडिकेटर्स के ज़रिए हम इसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पॉसिबल फ्यूचर एंड प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कंसेप्चुअल लैंडस्केप एंड टाइपोलॉजीज ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू शम्पेटर इन 1942, he defined as institutional arrangement for arriving at a political decision in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote। तो बेसिकली हमने या लोगों ने वोट के ज़रिए एक पावर हासिल की है, किसके लिए, डिसाइड करने के लिए, कौन से मैटर, पॉलिटिकल मैटर को। इट मीन्स कि लोग अपने वोट के ज़रिए पॉलिटिकली डिसाइड करते हैं, और ये जो इंस्टीट्यूशन है या जो सिस्टम है जो इस तरह इसको पॉसिबल करता है, हम उसको नाम देते हैं डेमोक्रेसी का, जिनमें पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। प्रेजेंटली 148 कंट्रीज होल्ड मल्टी पार्टी इलेक्शंस। तो इस डेफिनेशन के ऊपर 148 कंट्रीज पूरा होती हैं कि वो इलेक्शन करवाती हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट में आइडिया के नाम से भी जानते हैं। तो 2025 की इसकी ये रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक इनमें जो 148 कंट्रीज इलेक्शन तो करवाती हैं, बट ओनली 88 कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज इन सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम इसकी टाइप्स और टोपोलॉजी की तरफ मूव करेंगे।
तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी की एक टाइप है लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें जो जिसको हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू डायल्स पोलियार्की। ये बेसिकली एक हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक आइडियल डेमोक्रेसी है, उस आइडियल के करीब तरीन जो डेमोक्रेसी पहुंच चुकी है, हम उसको लिबरल डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। इस लिबरल डेमोक्रेसी में जो कि डेमोक्रेसी की हाईएस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म जो कि इस वक्त मौजूद है, उसमें कुछ गारंटीज मौजूद होती हैं, जैसे कि इलेक्शन वहाँ पर फ्री एंड फेयर होंगे, इंक्लूसिव सफरेज होगी, तमाम लोग जो हैं वो उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शामिल होगी, एसोसिएशनल ऑटोनॉमी होगी, अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, इस तरह के जो गारंटीज़ हैं वो इस डेमोक्रेसी में मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड की जाती हैं। लिबरल डेमोक्रेसी में ओनली 29 कंट्रीज क्वालिफाई एज लिबरल डेमोक्रेसी इन 2025 अकॉर्डिंग टू वी डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो बेसिकली आल्दो के 148 कंट्रीज इलेक्शन करवाती हैं, उनमें आइडिया इंडेक्स के मुताबिक 88 जो है वो डेमोक्रेसीज हैं, और उन 88 में से भी जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो हाई डेमोक्रेसी के हाईएस्ट फॉर्म अचीव कर चुकी हैं, उनमें जो कंट्रीज़ की तादाद है वो सिर्फ 29 है। देन कम्स द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, नो स्ट्रॉन्ग लिबरल कंपोनेंट। ठीक है, इनमें लिबरल कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, इस कैटेगरी में 59 कंट्रीज फॉल करती हैं, और इनमें जो सेनेगल का इंडेक्स है वो 6.9 तक है, 98 तक, और जॉर्जिया भी इसमें फॉल करती है 6.78 तक अकॉर्डिंग टू ये इसकी इंडेक्स की वैल्यू है, और इंडेक्स कौन सा है, EIU 2024। सो बेसिकली EIU क्या है, इकोनॉमिक जो है इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये वाला। उसके बाद हमारे पास टाइप आती है इलिबरल और कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के, है तो वो सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन इसकी टाइप कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है। इसमें हम स्टडी करते हैं लेविट्स्की एंड वे फ्रेमवर्क, जो कि बेसिकली होता है हाइब्रिड पॉलिटिकल रेजीम्स को स्टडी करने के लिए, और जो कि ना तो मुकम्मल तौर पर डेमोक्रेटिक होती हैं और ना ही वो मुकम्मल तौर पर अथॉरिटेरियन होती हैं। तो इस वजह से हम इसको नाम भी देते हैं कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज का। ये फ्रेमवर्क बेसिकली 2010 वगैरह में इसको जो है वो डिफाइन किया गया, इसको कैरी आउट किया गया, और हम इसकी मदद से इस तरह की डेमोक्रेसीज को स्टडी करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में। तो अकॉर्डिंग टू 2024 EIU इंडेक्स, ठीक है, इसका स्कोर है वो 6.90 है, जो कि बयान करता है कि जो रियल डेमोक्रेसी है वो भी फ्लॉड की कैटेगरी में आ चुकी है। इसमें जो बॉर्डर लाइन हाइब्रिड कंट्रीज हैं उनमें हंगरी है, ठीक है, उनमें टर्की भी है, ठीक है, उसमें फिलिपाइंस वगैरह भी है। तो बेसिकली ये सारी कंट्रीज हैं जो कि कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की कैटेगरी में फॉल करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट एंड सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसमें स्विट्ज़रलैंड जो है वो टॉप के ऊपर है, जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, या वो बिल्कुल डायरेक्ट ना भी हो लेकिन वो सेमी डायरेक्ट कैटेगरी में फॉल करता है। और इसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जो फैसला है वो बेसिकली रेफरेंडम के जरिए किया जाता है, डायरेक्ट अवाम की राय लेकर। तो स्विट्ज़रलैंड में हम देखते हैं कि 1848 से लेकर 2025 तक 657 नेशनल रेफरेंडम अभी तक किए जा चुके हैं, जो कि इस बात को शो करते हैं कि वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की उम्दा मिसाल है। 2024 में, ठीक है, सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ने 11 रेफरेंडम किए। 2011 का 2021 का जो रेफरेंडम था, उसने CO2 लॉ जो है बनाया गया था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। फोर्थ एंड स्ट्रॉन्गर 2023 क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जितने भी वो एक्ट वगैरह पास करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली रेफरेंडम के जरिए होते हैं, और रेफरेंडम हमेशा आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है, जिसमें आप डायरेक्टली आवाम की राय लेते हैं। देन कम्स द कॉन्सोसाइटल एंड पावर शेयरिंग डेमोक्रेसीज, जिसमें लेबनान इसकी मिसाल है, ठीक है, और इसमें जो है डेमोक्रेसी की बुनियाद पड़ी वो 1943 में नेशनल पैक्ट के जरिए इसकी बुनियाद पड़ी। देन बोस्निया 1955, और नॉर्दर्न आयरलैंड में ये वाला जो डेमोक्रेसी की टाइप है वो पाई जाती है, जिसकी हम मिसाल हमें देखने को मिली 1998 में
का गुड फ्राइडे का दिन था उसमें। देन केनिया में जो 2007 के बाद वहाँ पर जो हुकूमत है वो बेसिकली इसी कैटेगरी में फॉल करती है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में। देन कम दी सोशल डेमोक्रेसी, जिसको हम नॉर्डिक मॉडल का नाम भी देते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ है इस सोशल डेमोक्रेसी में अकॉर्डिंग टू EIU इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स के 2024 के मुताबिक इनका स्कोर है वो 9.28 से 9.81 तक फॉल करता है। सो बेसिकली जैसा कि अगर हम इसके नाम से देखें तो ये सोशल डेमोक्रेसी है जिसमें सोसाइटी का फैक्टर भी शामिल है। तो ये बेसिकली एक कम्बिनेशन होता है कैपिटलिस्टिक इकॉनमी का, ठीक है। इकॉनमी तो उनकी कैपिटलिस्टिक है, लेकिन उसमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट भी पाया जाता है कि जो स्टेट है वो वेलफेयर है, लेकिन उनकी जो इकॉनमी है वो क्या है, कैपिटलिस्टिक। तो इन दोनों के जो मर्ज है हम इसको नाम देते हैं सोशल डेमोक्रेसी का, जिसमें टॉप कंट्रीज ये वाली हैं। डिजिटल एंड लिक्विड डेमोक्रेसी, एस्टोनिया हम देखते हैं कि वो डिजिटल एंड लिक्विड डेमोक्रेसी है, जिसकी उम्दा मिसाल ये है कि 2023 के जो इलेक्शंस हैं उनमें जो 51.2% वोट कास्ट किए गए वो ऑनलाइन कास्ट किए गए। देन हम देखते हैं कि ताइवान प्लेटफॉर्म, ठीक है, ताइवान में जो उनका जो वी ताइवान प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस नाम से, जो कि 2015 से लेकर इस वक्त तक काम कर रहा है, उसमें जो रजिस्टर्ड वोट की तादाद है वो 4 लाख से ज़्यादा होता है, ठीक है। और उन्होंने अभी तक 26 नेशनल लॉज को, ठीक है, शेप किया है, मतलब उसके बारे में अपनी राय दी है, और हुकूमत ने उन्हीं के यूज़र फीडबैक को लेते हुए अपने लॉज को बनाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने ऊबर रेगुलेशन बनाई तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बनाई। ऑनलाइन अल्कोहल सेल ड्यूरिंग द कोविड, ठीक है, तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म वगैरह के जरिए था। तो ये डिजिटल एंड लिक्विड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में फॉल करती है। जर्मनी ने पायरेट पार्टी में जो अपनी लिक्विड डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट भी किया, ठीक है। देन कम्स द पीपल डेमोक्रेसी एंड अल्टरनेटिव क्लेम्स। चाइना का 2021 का एक वाइट पेपर पब्लिश हुआ जिसमें चाइना ने क्लेम किया कि चाइना एक ऐसी डेमोक्रेसी है दैट वर्क्स वर्सेस जीरो अपोजिशन पार्टीज। तो बेसिकली चाइना का क्लेम यह है कि वो एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि काम करती है, इट मीन्स कि वो प्रैक्टिकल है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चाइना का जो आइगर की जो कम्युनिटी है, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी भी साथ में है, उनके साथ उनका रवैया कैसा है कि 1 से 2 मिलियन जो लोग हैं इस कम्युनिटी के, वो उस वक्त कैंपों में हैं, ठीक है, प्रिजन वगैरह में मौजूद हैं। इट मीन्स कि अल्टरनेटिव क्लेम क्या है कि वो एक रियल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन चाइना का क्लेम क्या है कि वो एक पीपल्स डेमोक्रेसी है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, और इस एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि 9 डिस्टिंक्ट फेज हमारे पास मौजूद हैं। डेमोक्रेसी की फर्स्ट वेव 1828 से 1926 में देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में 62 डेमोक्रेसीज जो है वो 1920 में मौजूद थी। तो हम इसको पहला वेव जो है वो फेज़ कह सकते हैं, जिसमें जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्टिन्यूसली ऑन द राइज थी। फिर उसकी जो रिवर्स वेव है वो भी आई 1922 से 1944 तक। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार 1 के बाद, ठीक है, और वर्ल्ड वार 2 तक जो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, और वहाँ पर दूसरी टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है वो भी पैदा हुई, जैसे कि मैसोलिनी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद हिटलर की गवर्नमेंट, और स्पेन की जो 1939 की जो गवर्नमेंट है दैट वाज नॉट डेमोक्रेसी। मैसोलिनी की गवर्नमेंट को हम फैशिज्म का नाम देते हैं, हिटलर की गवर्नमेंट को हम बेसिकली जो नाम देते हैं वो नाजिज्म का नाम देते हैं। तो ये फर्स्ट वेव जो है वो रिवर्स वेव के नाम से हमारे पास मौजूद है। देन कम्स द सेकंड वेव जो कि 1943 से 1964 तक है, जिसमें हम देखते हैं कि वेस्ट जर्मनी में डेमोक्रेसी पैदा हुई, जापान डेमोक्रेटिक मुल्क बना, इंडिया ने 1950 में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया और वो भी डेमोक्रेसी बना, और डी कोलोनाइजेशन का अमल स्टार्ट हुआ। इट मीन्स कि जो भी कंट्री डी कोलोनाइज होती थी वो डेमोक्रेसी बनती जा रही थी। तो ये सेकंड वेव थी डेमोक्रेसी की।
फिर उसके बाद सेकंड रिवर्स वेव भी आई हमारे पास, ठीक है। ये भी एक टर्निंग पॉइंट था जो कि 1958 से 1975 तक था, जिसमें हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिका को चिली 1973 और अर्जेंटीना 1976 में। तो ये डेमोक्रेसी कुछ ममालिक में ख़त्म भी हुई, जैसे कि पाकिस्तान में भी देखते हैं कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी नहीं थी, बल्कि वो जो है वो आर्मी का रूल यहाँ पर मौजूद था। थर्ड वे में हम देखते हैं कि 1974 से 1990 तक तो दोबारा से डेमोक्रेसी वॉज कॉन्टिन्यूसली ऑन द राइज। पोर्टुगल 25 अप्रैल 1974 में डेमोक्रेटिक मुल्क बना। स्पेन 1975 में। लैटिन अमेरिका और जो बर्लिन की वाल है वो फॉल करने के बाद दोबारा से डेमोक्रेसी का थोड़ा सा राइज स्टार्ट हुआ। पोस्ट कोल्ड वार हाई पॉइंट। तो पोस्ट कोल्ड वार में हम देखते हैं कि 2006 में देर वर 90 इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रीडम हाउस। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड रिवर्स वेव भी आती है जो कि 2006 से लेकर अब तक मौजूद है। ये इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट सिंस 1990, ठीक है। ये जो रिवर्स वेव है ये लॉन्गेस्ट है अकॉर्डिंग टू वी डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2025, जिसमें हम देखते हैं कि थर्ड वेव में जो ऑलमोस्ट 42 कंट्रीज़ हैं वो नियरली ऑटोक्राइव्ड हैं, ठीक है। उनमें जो रियल डेमोक्रेसी है वो मौजूद नहीं है, ठीक है, 2010 से लेकर 2014 तक, बल्कि वो ब्राइन नाम की डेमोक्रेसी है। तो ये हमारे पास थर्ड रिवर्स वेव है डेमोक्रेसी में। पॉपुलेशन ऑटोक्रेसी रोज फ्राम 48% टू 72% इन 2025। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन से मुराद ये है कि जो कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो इस अथॉरिटेरियन स्टेट में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो टर्निंग पॉइंट है वो कौन सा है, कलर रेवोल्यूशन, विच वॉज फ्रॉम 2000 टू 2005, जिसमें हम देखते हैं कि ओनली सर्बिया रिमेन्स ए डेमोक्रेसी। तो कलर रेवोल्यूशन है वो बेसिकली जो पोस्ट सोवियन कंट्रीज थी जिनमें बाल्कन स्टेट भी हैं, वहाँ पर नॉन वायलेंट जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, ठीक है, पॉलिटिकल अपहीवल के लिए। और इन प्रोटेस्ट की मेन बात ये थी कि वो उसमें डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए और फूलों का यूज़ करते हुए जो है वो प्रोटेस्ट करते थे। तो इस वजह से हमने इनको नाम दे दिया कलर रेवोल्यूशन का। देन अरब स्प्रिंग सर्वाइवर्स एंड फेलियर्स, ओनली टूनिशिया स्टिल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो अरब स्प्रिंग जो कि हमारे जब पहली दहाई में 2000 की आई थी, उसमें हम देखते हैं कि उसके नतीजे में बाकी तो सारी अरिस्टोक्रेटिक स्टेट मौजूद हैं, लेकिन जो टूनीसिया है वो सिर्फ अभी इलेक्टोरल स्टेट की कैटेगरी में फॉल करती है। 2021 से 2025 तक देर आर ब्राइट स्पॉट्स इन द डेमोक्रेसी, जैसे कि हम देखते हैं कि ज़ैम्बिया की 2024 के इलेक्शन में हाई कलीमा डिफीट्स लैंगू, ठीक है, वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वो बनी। मलेशिया, पाकिस्तान, हरापन में जो 2022 में इलेक्शन हुए वो भी डेमोक्रेटिक है। सॉरी, जो मलेशिया पाकिस्तान हरापन जो इलेक्शन है वो वाले। उसके बाद ब्राज़ील लूला, ठीक है, 2022 में इलेक्शन हुए। उसके बाद पोलैंड में टस्क जो है वो जीता। गोटमालो अरावेलो जीता वहाँ पर 2024 में। तो डेमोक्रेटिक के ब्राइट स्पॉट हमारे पास मौजूद हैं। बांग्लादेश में 2024 में स्टूडेंट रेवोल्यूशन आई, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि शेख हसीना को जब वो मुल्क बदर किया गया और उसको अभी तक जो है वो सजाई मौत भी सुनाई जा चुकी है। तो डैट वाज बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक ब्राइट स्पॉट जो कि हमें 2021 से 2025 तक देखने को मिलते हैं।
Now we will discuss the future scenarios and concrete reform for the revival of democracy. तो फ्यूचर सिनेरियो हम देखते हैं ग्लोबल सिटीजन्स असेंबली ऑन एआई गवर्नेंस। तो इसका प्रपोजल नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ, जिसमें प्रपोजल बयान किया गया कि एआई को जो है वो प्रॉपरली गवर्न करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ गेटिंग आउट ऑफ द हैंड। देन अगेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वेव, कनाडा, यूके, जापान में इसके बारे में डिबेट्स वगैरह भी हुई हैं। और फ्यूचर सिनेरियो इसका अच्छा लगता है क्योंकि डिबेट अगर स्टार्ट हुई है इट मीन्स के फ्यूचर में इसकी जो कंक्रीट रिफॉर्म्स है वो भी होने के चांसेस मौजूद हैं। 4 डे वीक लेजिस्लेशन, बेल्जियम 2022 एंड यूके ट्रायल्स 2024। इट मीन्स कि हर मुल्क में डेमोक्रेसी के रिवाइवल और इसके रिफॉर्म्स के लिए और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो लेजिस्लेशन और डिस्कशंस वगैरह हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट्स, कीनिया, जर्मनी, कैलिफोर्निया 2024-2027, ठीक है, ये उनका फ्यूचर सिनेरियो है कि वो अपनी बेसिक इनकम को इंक्रीज करेंगे। डिजिटल आइडेंटिटी प्लस ओपन एपीआईज, तो जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया का स्टैक मॉडल जो है उसको 40+ कंट्री फॉलो करते हैं और फॉलो करने के लिए उसको स्टडी कर रहे हैं, जिसमें वो बेसिकली उनके ओपन मार्केट की वजह से उन्होंने ओपन एपीआईज को इंट्रोड्यूस करवाया है। ट्रांसनेशनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज, तो यूरोपीय यूनियन प्लस लैटिन अमेरिकन पार्लियामेंट प्लस अफ्रीकन यूनियन ने ये प्रपोजल भी दिए हैं कि जो ट्रांसनेशनल पार्लियामेंट्स हैं उनकी जो असेंबलीज हैं वो भी जो है वो होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो सके। क्लाइमेट डेमोक्रेसी इनोवेशंस, राइट ऑफ नेचर इन 12 कंट्रीज बाय 2025, तो 12 कंट्रीज ने राइट ऑफ नेचर का भी जो कानून है वो पास कर दिया है। इट मीन्स कि वो अब नेचर को टॉप प्रायोरिटी दिया करेंगे और इसके रिवाइवल और इसके कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर एक्शंस लिए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन डिजिटल सर्विस एक्ट इन्फोर्समेंट, फर्स्ट 2 बिलियन देन फाइन्स इन 2025, तो जो डिजिटल सर्विस है उसको स्ट्रिक्टली यूरोपीय यूनियन में इन्फोर्स किया जा रहा है। रैंक चॉइस वोटिंग एक्सपेंशन, तो इट मीन्स कि जो वोटिंग है वो इस तरह हुआ करेगी कि वो अपनी जो प्रायोरिटी है वो बयान किया करेंगे कि हमारा टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ये वाला पॉलिटिशियन है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर ये वाला पॉलिटिशियन है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे इलेक्शन की कॉस्ट है वो एक तो रिड्यूस होगी, और बहुत सारे ममालिक जहाँ पर जब कोई टाई हो जाए और कोई मेजोरिटी हासिल ना कर सके तो एक से ज़्यादा दफ़ा इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर हम उसको रिड्यूस किया जा सकता है और कास्ट को हम सेव कर सकते हैं। मैंडेटरी सिविक एजुकेशन, फिनलैंड मॉडल कॉपीड बाय स्कॉटलैंड इन 2024 एंड ओंटारियो इन 2025, तो जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी एजुकेशन को कंपलसरी करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की लेजिस्लेशन में और वैसे भी सिर्फ कागजी तौर पर तो ये मौजूद है कि एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क और मॉडल मौजूद नहीं है। तो इसके लिए फिनलैंड का एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसके ज़रिए वो इंश्योर करते हैं कि तमाम पॉपुलेशन एजुकेशन को हासिल कर सके। तो इसी का मॉडल स्कॉटलैंड और ओंटारियो वगैरह ने अडॉप्ट कर लिया है। ग्लोबल फंड फॉर डेमोक्रेसी, बाइडेन ने 2021 में 11.3 बिलियन प्लेज किए डेमोक्रेसी के रिवाइवल के लिए। डेमोक्रेसी क्लास इन न्यू ट्रेड डील्स, तो जो दो ममालिक के दरमियान ट्रेड्स होंगी उनमें डेमोक्रेसी के रिवाइवल के लिए, ठीक है, उसके लिए भी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए जाएंगे। इट मीन्स कि वो डेमोक्रेसी की जो क्लास है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी उनके लेजिस्लेशन में या उनके कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि यूरोपीय यूनियन और मर्कोसर का जो एग्रीमेंट हुआ वहाँ पर ही इंट्रोड्यूस करवाई गई। और सीपीटी पीपी जो एक्सेशन रूल्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी की जो थीम है उसको पाकिस्तान के साथ रिलेट करके।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाउ डेमोक्रेसी इज अंडरस्टूड एंड क्लासिफाइड इन पाकिस्तान टुडे। अगर हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें सिंपल बात यह है कि पीपल वोट एंड समवन विंस। इसमें सिर्फ नाम के इलेक्शन होते हैं और प्रोसीजर के तौर पर डेमोक्रेसी होती है, वरना वो जो ओरिजिनल डेमोक्रेसी है वो नहीं होती। पाकिस्तान होल्ड्स लार्ज स्केल इलेक्शन with 128 million registered voters in 2024, which were the biggest electorate in its history. In elections में turnout was 52 to 55%, which was higher than 2018 election. तो ऑन पेपर पार्टीज कम्पीट करती हैं, वोट वहाँ पर जो है वो काउंट होते हैं और इसका रिजल्ट अनाउंस होता है। बट अवाम में एक मिसट्रस्ट भी पाया जाता है कि हम वोट जो है वो किसी और को डालते हैं और जीतता कोई और है। जैसे कि वहाँ पर हमने देखा कि पिछले 2 साल से फार्म 45 और फार्म जो 47 है ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहे हैं। तो इसको बेसिकली हम नाम देते हैं जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के। सिर्फ डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोसीजर में है, वो एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं है। देन कम्स दी लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमने देखा कि लिबरल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की हाईएस्ट अचीवेबल फॉर्म है। इट मीन्स कि जो डेमोक्रेसी तो हमारे पास एक आइडियलिस्टिक फॉर्म है, उसकी जो सबसे रियलिस्टिक फॉर्म हमारी इस दुनिया में मौजूद है और अगर किसी कंट्री ने उनको फॉलो किया है तो हम उसको लिबरल डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, जिसमें इलेक्शन भी होते हैं, उनमें इंडिविजुअल्स के राइट हैं जो हैं वो भी महफूज रहते हैं और वहाँ पर रूल ऑफ लॉ मौजूद होता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लिबरल डेमोक्रेसी अभी तक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक मेनली प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मौजूद है या डेमोक्रेसी की कोर टाइप मौजूद है, जिसको हम स्टडी करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेयर ट्रायल, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड इक्वल प्रोटेक्शन आर सेवरली लिमिटेड। तो जैसे कि हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है, फेयर ट्रायल यहाँ पर भी नहीं होते, जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। आफ्टर हम देखते हैं कि 26 एंड 27 अमेंडमेंट, तो जो जुडिशियल अमेंडमेंट जो है जुडिशरी है वो हमारे एग्जैक्टिव के अंडर चली गई है। तो जो डेमोक्रेसी का एक करेक्टरिस्टिक होता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, तो वो भी वहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एक जो पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, ही फेस्ड मोर देन 180 कोर्ट केसेस and over 30 years of combined sentence in 2023 to 2025. Internet and mobile services were shut down nationwide on the election day 2024. तो 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर हमने देखा कि सारा दिन जो है वो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद थी, ख़ासतौर पर बड़े शहरों में। तो ये जाहिर करता है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, ठीक है, और लोगों की जो राइट्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। तो जिसकी वजह से हम इसको लिबरल डेमोक्रेसी का नाम नहीं दे सकते। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, तो पाकिस्तान के अगर हम कैटेगराइज करना चाहें कि वो डेमोक्रेसी की कौन सी फॉर्म में मौजूद है, सो दैट विल बी इन द इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इंटरनेशनल इंडेक्सेस इन 2025 यूनानिमसली प्लेस पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को उन्होंने ऐसी प्लेस में प्लेस किया या ऐसी कैटेगरी में डिफाइन किया कि जहाँ पर इलेक्शन होते हैं बट द प्लेइंग फील्ड इज़ हैवीली टिल्टेड बाय द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इलेक्शन सिर्फ नाम के इलेक्शन होते हैं, उनमें जो ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है वो मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज का होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट वोटर गेटिंग पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जुडिशरी के ज़रिए उसका जो सिंबल है वही उससे छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो जो पार्टी है वो बैन हो चुकी है। मतलब वो प्रॉपरली बैन तो नहीं हुई, लेकिन उसकी जो भी उन्होंने सीटें ली थी, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो अब पीटीए की सीटें नहीं हैं, वो उस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें बन चुकी थी। सो द पार्टी सिंबल ऑफ द लार्जेस्ट वोटर गेटिंग पार्टी वॉज टेकन अवे वीक्स बिफोर द इलेक्शन, फोर्सिंग इट्स कैंडिडेट टू कंटेस्ट एज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा।
हाइब्रिड रजीम और टेटुलर डेमोक्रेसी, तो हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं कि ये हाइब्रिड रजीम है या टेटुलरी डेमोक्रेसी है, कि सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है शो के लिए। रियल पावर लाइज विद द मिलिट्री इवन व्हेन सिविलियंस आर इन ऑफिस, तो कहने को तो प्राइम मिनिस्टर एक सिविलियन बंदा होता है, लेकिन असल में जो पावर लाई करती है दैट लाइज विद द मिलिट्री। द आर्मी चीफ सिट्स ऑन द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, तो हमारे पास ये जो एक कमेटी बनाई गई है, ये एक जॉइंट कमेटी है हमारे सिविलियन और आर्मी ऑफिशियल्स की, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल होता है। तो इसमें जो आर्मी का पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी होता है। तो बेसिकली आर्मी चीफ अप्रूव मल्टी बिलियन डॉलर फॉरेन डील्स विदाउट पार्लियामेंट्री वोट, तो सिर्फ के पास ये इख्तियार है कि ख़ास तौर पर जो हमारे पास गल्फ़ स्टेट के साथ जो भी माहदे होते हैं वो सिर्फ उनको जो है वो अप्रूव करती है, और वहाँ पर आर्मी की इन्वॉल्वमेंट मौजूद होती है। इट मीन्स कि आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है स्टेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्टेट के, जो कि असल में सिविलियंस का काम होता है। सिविलियंस कैन गवर्न डेली लाइफ बट नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस नीड मिलिट्री अप्रूवल। डायनेस्टिक प्लस पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1988 के बाद दो फैमिलीज़ के यहाँ पर ज़्यादा होल्ड है, एक हमारे पास भुट्टो या जरदारी फैमिली है और दूसरी शरीफ फैमिली है। इस पीरियड में वन क्रिज्मेटिक लीडर जिसको आउटसाइडर के तौर पर ख्याल किया जाता है वो भी कुछ अरसे के लिए यहाँ पर मौजूद था, लेकिन बेसिकली यहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। या अगर यहाँ पर इमरान खान भी आया तो वो भी बेसिकली पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स थी, जिसमें पर्सनैलिटी के बेस के ऊपर उसको वोट मिले। लॉयल्टी इज ऑफन टू इंडिविजुअल्स और क्लैंस रेदर देन आइडियोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, तो जैसे कि यहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है तो लॉयल्टी हमारी आइडियोलॉजी या इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं होती, बल्कि वो किसी इंडिविजुअल या किसी कबीले के साथ होती है। जैसा कि हम कबायली इलाकों में देखते हैं कि वो हमेशा अपने जो कबायली सरदार है या जो कबाइल का नुमाइंदा होता है उनको ही वोट करते हैं। नाउ वी विल सी द कंप्लीट हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2025। तो फेज़ वन में हम देखते हैं कि जो 1947 से 58 तक रहा, इसमें जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो बहुत वीक थी, जो कि शो होता है कि इस अरसे में 11 साल के अरसे में 7 प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया गया। अब इसमें डेमोक्रेसी का क्या हाल था कि फर्स्ट इलेक्शन व डिलेड, और जो असम्बलीज थी वो भी डिसॉल्व कर देगी इन 11 साल के अरसे में। देन कम्स द सेकंड फेज 1958 टू 1971, जिसमें बेसिकली मिलिट्री रूल था अयूब खान का। उसका जो की फीचर है वो बेसिक डेमोक्रेसीज थी, जिसमें पहले 80,000 इलेक्टर्स थे, फिर उसके बाद इन नंबर्स को बढ़ाकर 1,20,000 तक कर दिया गया था। और अयूब खान ने बेसिकली इन बेसिक डेमोक्रेट्स के ज़रिए जो है वो हुकूमत की। कोई भी अगर कानून पास करना होता था तो वो बेसिकली इनके ज़रिए होता था। तो इस अरसे में आर्मी के डायरेक्ट रूल मौजूद था, और हमने देखा किसी अरसे में 1965 की वार हुई और 1971 की वार के नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान वाज लॉस्ट। देन हमारे पास थर्ड फेज़ है 1971 से 77 तक। इसमें हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद था, जिसमें जो रूलर था हमारे पास वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। और इसका जो मेजर फीचर है वो ये है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पास किया गया। भुट्टो वाज फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, और इसका जो एंड है 1977 में वो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ज़रिए हुआ। तो फेज़ 4 ज़ियाउल हक का दौर है, जो कि 1977 से 1988 तक मौजूद है हमारे पास। इसका जो की फीचर है वो 8th अमेंडमेंट है, जिसने प्रेसिडेंट को ये पावर दी कि वो प्राइम मिनिस्टर को और असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। ज़ियाउल हक ने यहाँ पर इस्लामाइजेशन का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट किया, और बेसिकली जो कलाशनकोव का कल्चर है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। इट वॉज द लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ इन द पाकिस्तान हिस्ट्री विच वॉज 11 ईयर्स। फिर हमारे पास एक फेज़ आता है 1988 से 1999 तक,
जिसमें बेनज़ीर और नवाज शरीफ अल्टरनेटिवली दोनों ने दो दो दफ़ा हुकूमत की। दीज वर द 4 सिविलियन गवर्नमेंट्स, 2 नवाज शरीफ की और 2 बेनज़ीर गवर्नमेंट की। और इन जो चारों गवर्नमेंट्स हैं इनको प्रेसिडेंट की तरफ से डिसमिस किया गया या मार्शल लॉ के जरिए इनको ख़त्म किया गया। इसमें ट्राइका सिस्टम मौजूद था। ट्राइका मतलब कि 3 जो हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं वो मिलकर डिसाइड करती थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्लस आर्मी चीफ। देन कम्स द फेज 6 जो कि 1999 से 2008 तक रहा। परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पर मिलिट्री रूलर था। परवेज़ मुशर्रफ ने डेवोल्यूशन प्लान लेकर आया और उसने पार्टीज और जजेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया। पहले तो जो परवेज़ मुशर्रफ था वो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मुशर्रफ ने हुकूमत की और 2002 के बाद उसने रेफरेंडम करवाया और रेफरेंडम के बाद उसने अपने आप को प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज किया। तो बेसिकली इसको देखा जाता है कि वो जो इलेक्शन है वो रिग्ड इलेक्शन है, क्योंकि वो आर्मी की मौजूदगी में हुए और जो मेन पार्टीज थी जैसे कि नवाज शरीफ वगैरह, उन्होंने उन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। 2008 से 2018 तक 2 गवर्नमेंट हमारे पास देखने को आती हैं जो कि दोनों सिविलियन की गवर्नमेंट हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी PMLN। ठीक है, इनमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो 18 अमेंडमेंट की है, जिसने प्रेसिडेंट के पावर को जो है वो रिमूव कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकता है, इसको रिमूव कर सकता है। तो इस 18 अमेंडमेंट में और भी काफ़ी ज़्यादा काम हुए। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी है या जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर फॉर्म में मौजूद रही। ये पहली 2 कंजेक्टिव सिविलियन जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद थी। और इसी दौर में हमने देखा कि जो नवाज प्रेसिडेंट आता आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने पहली दफ़ा जो 5 साल का दौर है वो मुकम्मल किया। 2018 से 2022 तक इमरान खान की हुकूमत थी। उसमें जो नया नैरेटिव बयान किया गया वो नया पाकिस्तान का था और इसमें जो ड्राइव पैदा की गई वो एंटी करप्शन ड्राइव थी और इसी बेस के ऊपर, नया पाकिस्तान बेस के ऊपर और एंटी करप्शन मोटिव के ऊपर अवाम ने इनको वोट दिया। इट वॉज इनिशियली बैक्ड बाय द मिलिट्री, लेटर इमरान खान वॉज रिमूव्ड बाय द नो कॉन्फिडेंस वोट। फिर हम देखते हैं कि 2024 से 22 से 24 तक PDM कोalition जो कि 13 पार्टीज़ की कोalition थी, उन्होंने हुकूमत की और शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे। हमें वहाँ पर इस दौर में मिलिट्री का हैवी इन्फ्लुएंस देखने को भी मिलता है। और 2024 से 25 तक हमने देखा कि जो नवाज शरीफ 2 है, इट मीन्स कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। एंड दीज इलेक्शन वर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन इन द हिस्ट्री, क्योंकि हमने देखा कि जो PTI का सिंबल है वो भी जुडिशल डिसीजन के जरिए उनसे छीन लिया गया। PTI बैक्ड इंडिपेंडेंस वोन 93 सीट्स बट डिनाइड रिवर्स सीट्स, गवर्नमेंट फाउंड बाय द रनर अप। तो जो मेजोरिटी पार्टी थी जो कि PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई, बल्कि जो सेकंड रनर अप गवर्नमेंट थी या जो पार्टी थी PMLN, उसकी गवर्नमेंट अब पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। नाउ वी विल सी दी जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ इन पाकिस्तान के वो पॉइंट जिसके ज़रिए शो होता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स मौजूद हैं। मैसिव वोटर एंथुसियाज्म। तो हम देखते हैं कि 2024 के इलेक्शन में, जो कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, 60 मिलियन पीपल वोटेड डिस्पाइट इंटरनेट शटडाउन्स, अरेस्ट्स एंड कोल्ड वेदर। तो 8 फरवरी हम पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ठंड वाले दिन होते हैं। तो इन दिनों में, ठीक है, बाहर निकल कर लोगों ने वोट भी कास्ट किया। तो उस वक्त हमने देखा कि अवाम में ये भी रिजेंटमेंट मौजूद थी कि ये जो इलेक्शन है ये रिग्ड इलेक्शन है। ठीक है, और वहाँ पर अरेस्ट भी काफ़ी सारी हो रही थी, लेकिन फिर भी अवाम ने काफ़ी सारे वोट डाले। तो इट मीन्स कि इट शोज़ दैट यूथ में ख़ास तौर पर हमारी एक एंथुसियाज्म और जज्बा मौजूद है कि उन्होंने वोट कास्ट करना है, विच शोज़ द जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ इन पाकिस्तान। यूथ पावर। 64% of population is below 30. They turned out in huge number for PTI and used social media to organize. तो यूथ की पावर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
देन पीसफुल पावर ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस तरह से होता है कि इलेक्शन के ज़रिए गवर्नमेंट एक पार्टी से या दूसरी पार्टी की तरफ जाती है, तो यहाँ पर भी हमने पीसफुल पावर ट्रांसफ़र को देखा। 2013 PMLN टू PTI एंड 2018 PMLN टू PTI रिमेन हिस्टोरिक माइलस्टोन नो प्रीवियस जनरेशन अचीव्ड, कि यहाँ पर जो पावर का ट्रांसफ़र है वो बहुत ही स्मूथली हुआ एंड विदाउट एनी राइट्स। फेडरलिज्म प्रोग्रेस, तो हम 18 अमेंडमेंट को देखते हैं जो कि 2010 में जो है वो इनेक्ट हुई। इट गेव प्रोविंसेस फार मोर मनी एंड पावर देन एवर बिफोर, तो यहाँ पर जो सूबों का शेयर है वो भी बढ़ा दिया गया NFC अवार्ड के ज़रिए। फिर हमने देखा कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे वो प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दिए गए, क्योंकि जो कनकरेंट लिस्ट थी 18 अमेंडमेंट में वो ख़त्म कर दी गई, और जो प्रोविंशियल अटानमी है वो इंक्रीज़ हुई। प्रोविंस का पहले शेयर जो 45% था NFC अवार्ड में, वो बढ़ाकर कर दिया गया 57.5%। सोशल सेफ्टी नेट्स, Bank's income support program now reaches 9 million poorest families. It is one of the biggest cash transfer program in Asia. Women reserve seat 17 to 20% national assembly and provincial assemblies are reserved for women. तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो हमारे पास गवर्नमेंट है ये इंक्लूसिव बनती जा रही है, जिसमें वुमेंस को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और जो 17 से 20% तक सीट हैं वो ओवरऑल वो वुमेन के लिए रिज़र्व होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नेशनल असम्बली में 60 सीटें वुमेन के लिए रिज़र्व हैं। इसके अलावा जो ओपन रिज़र्व सीट के अलावा जो इलेक्शन है उनके ऊपर वुमेन की तादाद भी इंक्रीज़ होती जा रही है। डिजिटल मोबिलाइजेशन, PTI's ऐप एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स रीच मिलियंस इवन व्हेन ट्रेडिशनल मीडिया वाज ब्लॉक्ड। तो डिजिटल मोबिलाइजेशन में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उनको कैरी आउट किया जाता है। इट मीन्स कि प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है, लॉबी भी की जाती है, और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर भी किया जाता है। सम जुडिशियल पुशबैक, सुप्रीम कोर्ट ओकेजनली रूल्स अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। तो हमें यहाँ पर जो जुडिशरी की पावर है वो भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 2019 के ACABB केस में, ठीक है, 2023 के इलेक्शन डे डिले केस में जुडिशरी ने अहम किरदार अदा किया। नाउ वी विल सी वाई पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू बिकम ए फुल डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि द मिलिट्री डोमिनेंस, आर्मी कंट्रोल्स बेसिकली फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर एसेट्स, कश्मीरी पॉलिसी एंड नाउ मेजर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स थ्रू SIFC। तो इस कमेटी के ज़रिए जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो मिलिट्री की डोमिनेंस के अंडर ही होते हैं। और अब चूँकि हम देखते हैं कि 27 अमेंडमेंट के बाद आर्मी की पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं और जो नेवी और एयर फोर्स है वो डायरेक्टली हमारी आर्मी के कमांड के अंदर चली गई है। तो एक सेंट्रलाइज कमांड होने की वजह से उनकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। इलेक्शन रिगिंग एट स्केल, तो डिफरेंट इलेक्शंस में हमें देखने को मिलता है कि इलेक्शन जो है वो उन पर ये क्रिटिसिज्म की जाती है कि वो रिग्ड इलेक्शन है। जैसे कि हमने फार्म 47 और फार्म 45 के बारे में काफ़ी सुना कि 24 के में जो फार्म 45 था जो कि बेसिकली पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट था वो डिफरेंट था, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ वो डिफरेंट था। तो इट मीन्स के इलेक्शन जो हैं वो उनमें रिगिंग हुई थी। जुडिशरी अंडर प्रेशर, जजेस रिसीव मिडनाइट फ़ोन कॉल्स, ठीक है, ट्रांसफर्स एंड सर्वेलियंस। सेवरल जो जजेस हैं उन्होंने रिज़ाइन भी किया 2023 से 2025 तक, और 27 अमेंडमेंट के बाद जो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वन पार्टी लॉस्ट इट्स इलेक्शन सिंबल,
इलेक्शन से पहले उनका जो सिंबल है बैट का सिंबल वही उनसे छीन लिया गया, उसके लीडर को जेल कर दिया गया एंड 10,000 प्लस वर्कर्स वर अरेस्टेड। इंटरनेट एंड मीडिया सेंसरशिप। तो पाकिस्तान की में जो एक और चैलेंज ये है डेमोक्रेसी को अचीव करने में कि यहाँ पर सेंसरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा है। नेशन वाइड इंटरनेट शटडाउन जो है वो आमूल बनकर रह गया है, ठीक है। ख़ासतौर पर हमने इलेक्शन डे में देखा कि 14-15 घंटों के लिए जो इंटरनेट था वो मुअत्तल रहा। हमने देखा कि जो ट्विटर है वो पाकिस्तान में बैन है, ठीक है। 2024 से 25 तक भी वो 10 महीने से ज़्यादा बैन रही। डजन्स ऑफ जर्नलिस्ट आर इन जेल, आर इन एग्जाइल। मनी पावर को अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में। इलेक्शन कंपेन्स नाउ कास्ट बिलियंस ऑफ रुपीज़। अगर कोई बंदा ये सोचे कि हमने इलेक्शन लड़ना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास पहले बिलियंस ऑफ रुपीज़ का सरमाया हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ऑर्डिनरी कैंडिडेट कैन नॉट कम्पीट, क्योंकि वो अगर ठीक तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकेगा अपनी, तो इट मीन्स कि वो अपने वोटर को भी नहीं बना सकेगा, और अगर वो पैसा खर्च नहीं करेगा तो उसको वोट भी नहीं मिलेगा। वीक लोकल गवर्नमेंट। लोकल बॉडीज इलेक्शंस रिपीटेडली डिलेड। पंजाब हैड नो इलेक्ट मेयर सिंस 2019। तो अब 6 साल हो चुके हैं, पंजाब में अभी तक कोई नया मेयर जो है वो इलेक्ट नहीं हुआ। तो ये शो करता है कि यहाँ पर वीक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, और अगर लोकल गवर्नमेंट ही वीक है इट मीन्स कि जो हमारे पास बॉटम में या रूट लेवल के ऊपर जो पॉपुलेशन मौजूद है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज है और प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड ब्लास्फेमी लॉज। दीज आर यूज्ड टू साइलेंट डाइसेंट। मॉब्स किल एक्यूज्ड विदाउट ट्रायल। तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो मॉब है, जो कि अनकंट्रोल मॉब है, वो इन ब्लास्फेमी लॉज की आड़ में या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से किसी भी एक्यूज्ड को विदाउट ट्रायल, ठीक है, किल कर देते हैं। एथनिक ग्रीवियंसेस। बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध एंड पश्तून बेल्ट फेल सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज। और उनका कहना यह है कि उनको जो हाई लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, या इकनॉमिक डिस्पैरिटी की वो शिकायत करते हैं कि इनको जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके इलाके में नहीं होती। इकनॉमिक इनइक्वालिटी। टॉप 1% पॉपुलेशन ओन मोर वेल्थ दैन द बॉटम 90%। यूथ अपना यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं देखती, और हम देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है कि जो बंदा भी हायर एजुकेशन हासिल करता है उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि पाकिस्तान में क्योंकि उसका कोई फ्यूचर सेफ नहीं है, इस वजह से वो अब्रोड जाकर काम करना शुरू कर देता है। सो द यूथ हैव एन एंगर अगेंस्ट द सिस्टम। नाउ वी विल सी द पाकिस्तान एंड नेबरिंग कंट्रीज़, और हम इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रजीम टाइप जो है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, ठीक है, मौजूद है। जीडीपी पर कैपिटा 1680 ग्राम है पर ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66.5 ईयर्स है। प्रेस फ्रीडम रैंक जो है वो 150 प्लस है। इंटरनेट फ्रीडम स्कोर, ठीक है, ये शो करता है कि पाकिस्तान फ्री नहीं है। और करप्शन रैंक में पाकिस्तान का रैंक 133 मौजूद है ओवरऑल 180 कंट्रीज़ में से। अगर हम इसको डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो हमसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जीडीपी है वो मलाइशिया का मौजूद है, जो कि कैटेगरी किसके है, फ्लॉड डेमोक्रेसी। तो ऑल्दो कि वहाँ पर फ्लॉड डेमोक्रेसी मौजूद है वो टाइप, लेकिन वो स्टैब्लिश हो चुकी है। और इसमें हम देखते हैं कि जो उनका जो करप्शन का रैंक है वो बहुत कम है, ठीक है। और उनका जो प्रेस फ्रीडम रैंक है वो 107 है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 ईयर्स है। तो ये बेसिकली एक टेबल है पाकिस्तान और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ का, जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कहाँ पर मौजूद है और कौन सी कंट्री दूसरे ममालिक से बेहतर है। पाकिस्तान बेसिकली हैज़ लोअर इनकम एंड शॉर्टर लाइफ
than almost all neighbors, despite similar starting points in 1947 to 71. तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक में हर लिहाज से हमें यहाँ पर पीछे नज़र आता है। पॉसिबल फ्यूचर्स एंड प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान फॉर द रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है या इलेक्ट होती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इट मीन्स कि वो जो हमारे इलेक्शन हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। सो इट्स मेंबर शुड बी चोजन बाय द जजेस एंड द सिविल सोसाइटी इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पिक्ड बाय द गवर्नमेंट। देन ज़रूरत इस बात की है कि लोकल बॉडीज़ और लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करके मजबूत किया जाए, ताकि जो रूट लेवल तक एक इलेक्शन का प्रोसेस है और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो अचीव हो सके। सो द मेयर्स एंड लोकल बॉडीज शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली। हमें हर 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जो भी रूल में मौजूद है विदाउट डिले इनके इलेक्शंस करवाने चाहिए। एंड मिलिट्री कमर्शियल एम्पायर, हम देखते हैं कि मिलिट्री का ठीक है उसकी एक अपनी कमर्शियल एम्पायर मौजूद है कि उसके 50 से ज़्यादा कंपनीज मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो बिज़नेस करती हैं। तो क्योंकि जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट का एक इदारा है, तो उसकी जो कमर्शलाइजेशन है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उसका जो एक्सेसिव इन्फ्लुएंस है वो भी कम हो जाएगा। ट्रांसफ़र आर्मी ओन्ड बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल फौजी फर्टिलाइज़र या फौजी ग्रुप जो है या शहीन एंटरप्राइजेज टू दी सिविलियन कंट्रोल। तो एक हमारे पास रिकमेंडेशन है। रिपील और रिफॉर्म ब्लास्फेमी लॉज। सो वी मस्ट क्रिएट सेफगार्ड अगेंस्ट फॉल्स एक्विजिशन, ताकि फॉल्स एक्विजिशन की ज़ात में कोई मोब किसी दूसरे बंदे को ठीक है उसको कोई किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पार्टीज गेट सीट्स एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू वोट परसेंटेज। रिड्यूस सीट मैनिपुलेशन, तो जितने वोट जितनी पार्टी को मिले उसके मुताबिक ही उनको सीट मिलनी चाहिए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। डिजिटल वोटिंग विद ब्लॉकचेन पायलट्स, खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटिंग दिस, जिसमें वो डिजिटल वोटिंग को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज मिलिट्री एंड जुडिशरी सिट टुगेदर फॉर द न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे 2007 या 8 में हुआ था, जिसके ज़रिए ये डिसाइड किया गया था कि जो सिविलियन सुपरमेसी है उसको कायम करना है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि नेक्स्ट एक्शन प्लान को बनाया जाए और एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो रिवाइव हो सके। यूथ एंड वीमेन कोटाज इंक्रीज, तो हमें चाहिए कि जो यूथ और वुमेन की जो सीट हैं उनको ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, उनको इंक्रीज़ करना चाहिए। फ्री मीडिया एंड इंटरनेट, परमानेंट बैन ऑन इलेक्शन डे, शट डाउन एंड सोशल मीडिया ब्लॉग्स। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मीडिया और इंटरनेट है उसको फ्री होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि इलेक्शन डे में जो हमारा इंटरनेट है वो सर्विस बंद हो जाती है, या सोशल मीडिया जो ब्लॉक हो जाते हैं जैसे कि ट्विटर वगैरह है वो ब्लॉक है। तो इसके लिए ज़रूरत यह है कि फ्री मीडिया और फ्री इंटरनेट वहाँ पर मौजूद हो और हर एक की वहाँ पर रिसाई मुमकिन हो।